नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूं यूट्यूब चैनल के संडे क्लासेस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत लगभग आखिरी चैप्टर लेकर के। वैसे यह भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत से ही इन सभी क्षेत्रों पर शासन स्थापित किए जाते हैं और शासन संचालित किए जाते हैं, इसलिए इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। और छोटा सा टॉपिक है, इसको देखने के बाद में पता चल जाता है कि किस तरह से 1757 से प्लासी युद्ध के समय से बक्सर युद्ध, मैसूर, कर्नाटक, मराठा, कर्नाटक होते हुए सिख साम्राज्य तक को वह हासिल कर लेता है। और उसके बाद में दो तीन पड़ोसी देश जैसे नेपाल, अफगानिस्तान और बर्मा पे भी उसकी नजर टिकी हुई है और उस पे भी अपना कब्जा हासिल करेगा। और इस प्रकार एक संपूर्ण ब्रिटिश सत्ता भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों पे भी स्थापित होगा। तो इस कड़ी में आज हम तीन देखेंगे: आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा और आंग्ल अफगान। सबसे पहले देखते हैं नेपाल। जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस समय ही उसने सिख साम्राज्य को अपने अधीन करने के बाद उसकी जो नजर थी वह नेपाल पे गई और नेपाल में भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। और इस बीच में अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा के बीच संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद में एक संधि होती है और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सगौली की संधि। सगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुआ था। जब जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार और पूर्वी चंपारण हमेशा इतिहास का एक हिस्सा बनता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसी तरह सगौली समझौता हुआ वारेन हेस्टिंग्स और गोरखा के बीच। गोरखा अर्थात नेपाल का मूल जाति। और सुगौली की संधि में अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र, गढ़वाल, कुमायूं का क्षेत्र, वहां का किला और तराई क्षेत्र, गढ़वाल और कुमायूं अर्थात अपने यहां से पश्चिम का क्षेत्र, नेपाल के पश्चिम का क्षेत्र, तो गढ़वाल, कुमायूं का किला और तराई का क्षेत्र, जिसमें यह सुगौली का बाद का जो हिस्सा है, जो कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, उसको अपने हिस्से में लिया। इसके अलावा जो सिक्किम नेपाल का हिस्सा था, सिक्किम से नेपाल ने अपना अधिकार हटा लिया पूर्ण रूप से और ब्रिटिशर्स के कब्जे में आए। और सबसे बड़ा जो सफलता मिली अंग्रेजों को, उसने क्या किया, एक रेजिडेंट तैनात कर दिया काठमांडू में, यानी ब्रिटिश रेजिडेंट। काठमांडू में तैनात कर दिया, अर्थात डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से नेपाल में भी ब्रिटिश का हस्तक्षेप शुरू हो गया सुगौली संधि के बाद।
तो सुगौली संधि में बहुत कुछ नहीं था, इतना ही था। अब थोड़ा सा हम देखेंगे आंग्ल बर्मा, क्योंकि आंग्ल बर्मा जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड पार्ट है। आंग्ल बर्मा, इसमें क्या होता है, आंग्ल बर्मा के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वह आ जाता है लॉर्ड डलहौजी। ये था वारेन हेस्टिंग्स, अब आएंगे लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी को तो हम जानते हैं कि हड़प नीति के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी से पहले एमहर्स्ट जो थे कुछ प्रयास वहां कर चुके थे, और उस प्रयास में एक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और यह घटना है 1824-1826, यानी आर्महर्स्ट के समय, एमहर्स्ट के समय 1824-25-26 में एक बर्मा के साथ ऑलरेडी लड़ाई हो चुका था, लेकिन उसमें लगभग ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं हुए थे, अंग्रेज उसमें हार गए थे। लेकिन तब तक डलहौजी जब आया 1852-53, अरे उसका तो आगमन पूर्व हुआ है, तो 46-47 में लगभग डलहौजी का आगमन हुआ था। तो 1852 ईस्वी की घटना है कि डलहौजी की नजर थी बर्मा के जंगलों पर, क्योंकि बर्मा के जंगलों में इमारती लकड़ी अर्थात और भी बहुत सारी ऐसी लकड़ियां पाई जाती थी जो बहुत कीमती थी, और इसीलिए वह चाहता था कि हम उस जंगल पे कब्जा कर लें। और उस कब्जा करने के दरमियान बर्मीज लोगों द्वारा जो प्रतिरोध किया गया, जिसका नतीजा हुआ द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और उस युद्ध में डलहौजी को सफलता भी मिली, जंगलों पर कब्जा हो गया, अधिपत्य स्थापित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि इजी वे में एक्सेप्ट किया गया। और डफरिन, आपको याद होगा कि डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो डफरिन जिस समय भारत का वायसराय था, उस समय भी बर्मा के साथ एक युद्ध हुआ 1885 में, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 में फिर से आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध हुआ। और इस युद्ध का कारण क्या था, डलहौजी तो जंगल पर अधिकार करके चला गया था, और उसके बाद में जो भी वायसराय बने उसने धीरे धीरे बर्मा में अपना अधिकार बढ़ाते चला गया। और 1885 डफरिन के आते आते लगभग संपूर्ण बर्मा पे कब्जा हो गया। और एक रोचक तथ्य, इसी 1885 में बर्मा जो है वह भारत का हिस्सा बना, बर्मा को भारत में मिलाया गया। और बर्मा को भारत में मिलाया गया, और 1935 में बर्मा अलग भी हो गया। तो लगभग 50 साल बर्मा जो है वह भारत के साथ रहा, लेकिन ब्रिटिश भारत के साथ रहा, स्वतंत्र भारत के साथ नहीं रहा। अब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अखंड भारत में बर्मा था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भारतीय राजाओं का शासन बर्मा तक था, इस चीज को माना जाता है। लेकिन बर्मा एक अलग देश था जो 1885 में भारत के साथ जुड़ा, ब्रिटिश इंडिया के साथ, और 1935 में ब्रिटिश इंडिया से ही अलग हुआ। ना वह स्वतंत्र भारत में हमारे साथ था, न पूर्व में कभी रहा है। तो लगभग बर्मा जब अलग हो गया तो बर्मा को लगभग स्वतंत्रता मिल गई।
और अंग्रेजों का आधिपत्य वहां से खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे आंग्ल अफगान युद्ध, क्योंकि अफगानिस्तान में भी आपको ज्ञात है कि भारत के कई राजाओं ने अफगान तक अपना कब्जा किए हुआ था, तो वहां भी भारत के कई शासक ने, तो अफगान की क्या स्थिति रही थोड़ा उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए 1839-42 1839-42 प्रथम बार आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, और इसका कारण क्या था, और उस समय ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। हुआ क्या था कि शाह शुजा का एक दोस्त था मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद उनका नाम था, शाह शुजा का मित्र दोस्त मोहम्मद, शाह शुजा का मित्र था दोस्त मोहम्मद। ये भी सत्ता हथियाने को लेकर के हुआ था, और वहां का शासक बनाने के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय संधि हुई, और उस त्रिपक्षीय संधि में ज्ञात हुआ आपको कि रंजीत सिंह भी थे, यानी खालसा जाट साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह। तो जॉन किन ब्रिटिश सेनानायक थे, उसी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और 1840 में दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया और शाह शुजा को फिर से शासक घोषित किया गया। तो याद रखेंगे, पहले शाह शुजा के दोस्त शाह शुजा को हटा करके दोस्त मोहम्मद को शासक बनाया जाता है, और जब शासक बनता है तो त्रिपक्षीय संधि होती है। उस संधि में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह भी शामिल होते हैं, और जॉन किन जो ब्रिटिशर सेनानायक हैं, उनके नेतृत्व में अफगान पर कब्जा कर लिया जाता है, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद का आत्मसमर्पण हो जाता है, और दोस्त मोहम्मद के आत्मसमर्पण के बाद में शाह शुजा को वहां का शासक घोषित कर दिया जाता है। और 1842 से लेकर 1878, 1842 से 1878 तक ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है, अहस्तक्षेप, यानी हम उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि नीति पर कार्य होता है, लगभग 42 से लेके 78 तक, और यह समय लगभग हो गया 36 वर्षों का, जिसमें अंग्रेज किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन 1878-80 में जब लॉर्ड लीटन आता है, 1878 और 1880 में लॉर्ड लीटन जो डफरिन के पहले था, तो उसके समय क्या होता है, युद्ध हो जाता है, फिर से एक लड़ाई होती है जिसको द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जानते हैं, और ब्रिटिश रेजिमेंट की वहां नियुक्ति कर दी जाती है। अभी तक वहां किसी तरह की रेजिमेंट नहीं थी, जिस तरह नेपाल में ब्रिटिश रेजिडेंट था, लेकिन अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं था। लेकिन लॉर्ड लीटन के समय में वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात कर दी जाती है, और जब जैसे ही तैनात होता है तो स्थिति वहां की अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान को बफर स्टेट घोषित कर दिया जाता है। बफर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसके चारों तरफ से कोई ना कोई मजबूत राज्य हो और बीच में एक कमजोर राज्य हो, और उसकी सभी सीमाएं स्थल क्षेत्र से लगता हो, वह बफर स्टेट कहलाता है। जैसे नेपाल लैंड लॉक कंट्री भी है, लेकिन ये इसकी समुद्री सीमा होने के बावजूद भी इसको बफर स्टेट का दर्जा दिया गया। और 1843
यानी नेपाल हो गया, वर्मा हो गया, अफगान हो गया, और एक क्षेत्र जो बचा था वह सिंध प्रदेश था। और सिंध प्रदेश में अंग्रेजों को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा। थोड़ी मोड़ी मशक्कत के बाद में 1843 ईस्वी में सिंध विजय हुआ अंग्रेजों का, और सिंध उसके कब्जे में चला गया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में उसने जितने क्षेत्रों पर कब्जा किया, अर्थात अब पूर्ण रूप से एक संपूर्ण भारत पर उसकी सत्ता हो गई। और जब पूर्ण सत्ता होती है तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। और इसके जस्ट बाद एक घटना घटती है जिसको हम सिपाही विद्रोह या भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं उसको। तो आज ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में संपूर्ण कवरेज लगभग 15 से 20 वीडियो में समाप्त हो चुका हो। इससे संबंधित किसी तरह का अगर वीडियो देखना हो तो सभी प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।